नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने एजुकेशन चैनल एजुट्यूबर देव पर। तो दोस्तों, चिकित्सा विभाग के जो एक तरीके से अतिथि जो कर्मचारी थे, जो गेस्ट फैकल्टीज़ थी वहाँ की, या यूँ कहें संविदा पर लगे जो कर्मचारी थे, उनको स्थायी कर दिया गया। इसके बाद बहुत सारे आपके क्वेश्चंस भी थे। लास्ट नाइट मैंने सभी जो कमेंट्स थे उनको रिप्लाई भी किया, तो पता चला कि बहुत सारे अभ्यर्थी भी पूछ रहे हैं कि विद्या संबल योजना या यूँ कहें जो गेस्ट फैकल्टी है अपनी 2021-22 के लिए, इसमें जो कॉलेजेस या फिर जो छात्रावास यानी कि आवासीय विद्यालय है, उनमें जो शिक्षक लगाए गए हैं, व्याख्याता सहायक आचार्य लगाए गए हैं, क्या उनको भी स्थायी किया जाएगा क्या? तो आज इस वीडियो में उसी संबंध में बात करेंगे। और साथ ही साथ दोस्तों, कुछ एक विज्ञप्तियां भी हैं गेस्ट फैकल्टी के संबंध में, चाहे वो अपने एजुकेशन सेक्टर के अलावा भी हैं, तो उसके संबंध में बात करेंगे। तो ज़रूर मैं समझता हूँ कि इस जो वीडियो है उसमें आपके काम की जानकारी जो है दोस्तों हो सकती है, क्योंकि विज्ञप्तियों का आप काफ़ी सारा पूछते रहते हो। मोस्टली मैं कम्युनिटी पोस्ट में जो है वो आपको जानकारियाँ दे देता हूँ, कोई विज्ञप्तियाँ आती हैं तो कई सारी जो है वीडियोज़ कई सारी बार नहीं बना पाता। और पिछला वीडियो जो है आपको ज़रूर देखना चाहिए, उसमें आपके काफ़ी सारे डाउट्स जो है वो मैंने क्लियर करे हैं। टॉप 10 क्वेश्चन जो है वो आपके द्वारा पूछे गए थे सबसे ज़्यादा, जो इस अपने 2-4 महीनों का जो पीरियड है विद्या संबल योजना में, जो आवेदन वगैरह जुलाई अगस्त लगभग से उससे शुरू हुए हैं, तो ये जो 4-5 महीनों का समय है, इसमें आपने जो ज़्यादातर जो क्वेश्चन पूछे और आपके मन में जो शंकाएं भी थी, मोस्टली मैं कमेंट्स में रिप्लाई कर देता हूँ सारी चीज़ों का। लेकिन कई बार नए बच्चे होते हैं, वो कमेंट करने में थोड़ा सा संकोच महसूस करते हैं कि क्या पता रिप्लाई मिलेगा नहीं मिलेगा, क्यों यूट्यूबर्स का ये ज़रूर रहता है कि उनको कमेंट से रिप्लाई करने से एक पैसा नहीं मिलता, व्यूज़ से मिलता है, और इसीलिए वो हमेशा व्यूज़ पर ही ध्यान देते हैं और बाकी कमेंट्स वगैरह पे कभी ध्यान नहीं जाता। मैं रोज़ तो आपको आंसर नहीं कर पाता, क्योंकि ड्यूटी वगैरह बहुत सारी चीज़ें रहती है, इसलिए मैं रोज़ तो नहीं कर पाता। लेकिन हाँ, सप्ताह में 1 या 2 दिन मैं ज़रूर निकाल लेता हूँ और आपके सारे कमेंट जो है रिप्लाई करता हूँ, और वहीं से कुछ एक चीज़ें मुझे पता चलती है कि आपको किस संबंध में अपडेट्स चाहिए। तो देखिए, इन विज्ञप्तियों के बारे में बात करेंगे, फिर बात करेंगे क्या स्थायी होने के कोई चांसेस हैं क्या, या फिर जो ज्वाइनिंग करते हैं तो उस टाइम क्या क्या डॉक्यूमेंट्स वगैरह आपको चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले जो विज्ञप्ति है वो प्राचार्य राजकीय महाविद्यालय रावतभाटा चित्तौड़गढ़ की है। वहाँ पर उस एक विषय के संबंध में आवेदन नहीं आए हैं तो दोबारा आमंत्रित किए गए हैं। देखिए, कई बार क्या होता है, अगर एक भी अभ्यर्थी उस विषय के लिए आवेदन नहीं करता तो दोबारा भी जो है आवेदन जो है करने आमंत्रित किए जाते हैं। देखिए कि राजकीय महाविद्यालय रावतभाटा द्वारा विज्ञप्ति 3/2021 दिनांक 27/11/2021 को अर्थशास्त्र विषय में गेस्ट फैकल्टी पैनल हेतु आवेदन आमंत्रित किए गए, जिसमें अंतिम तिथि 10/12/2021 थी। पर्याप्त संख्या में आवेदन प्राप्त नहीं होने से आवेदन की अंतिम तिथि को 10/12/2021 से बढ़ाकर 23/12/2021 तक जो है बढ़ाया जा रहा है। मतलब उस एक जो टाइम पीरियड था 10 दिसंबर तक, उसमें जो है आवेदन नहीं आए उतने जितने कि उनको चाहिए थे, तो फिर जो है अब इसमें तिथि बढ़ा दी गई है। आवेदन की जो अंतिम तिथि नई है वो 23/12 यानी कि 23 दिसंबर तक की है। अधिक जानकारी के लिए आप पुरानी विज्ञप्ति भी देख सकते हो, ज़्यादा कुछ उसमें नहीं है। आप इस वेबसाइट पे जाना और जो ये GC रावतभाटा मतलब गवर्नमेंट कॉलेज रावतभाटा की जो वेबसाइट है उस पर जाके आप फॉर्म डाउनलोड करना और जाके जमा करा दीजिए। मैं समझता हूँ कि आपका इसमें चयन होने के चांसेस सबसे ज़्यादा रहेंगे। तो देखिए, 28 जो है 11 को उसमें विज्ञप्ति जारी की गई थी, 10/12 लास्ट थी। अब नई जो लास्ट डेट है इसमें आवेदन की अंतिम तिथि वो 23 दिसंबर है, तो तब तक आप फॉर्म भर दीजिएगा। बिल्कुल इसमें कोई आवेदन आए नहीं है, इसीलिए मैं समझता हूँ आपके पास बहुत बढ़िया अवसर है। अब देखिए, अगला जो है वो टेक्निकल फील्ड में से विज्ञप्ति है, जहाँ एक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी और एक प्रयोगशाला परिचायक हेतु सीधी भर्ती, तो एक लैब असिस्टेंट आप कह सकते हो, और एक जो है वो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी यानी कि 4th ग्रेड है। तो 4th ग्रेड के भी पद आते हैं जिसमें 10वीं-12वीं ही योग्यता रहती है, कोई ज़्यादा नहीं रहती। तो देखिए, इसमें जो है आवेदन की अंतिम तिथि जो है वो 16 दिसंबर से 30 दिसंबर तक की है, तो इसमें भी आप फॉर्म भर सकते हो। वेबसाइट अवेलेबल है, वेबसाइट से आप फॉर्म वगैरह डाउनलोड कर सकते हो। गवर्नमेंट GPC जयपुर यानी कि जो अपने रामचंद्र खेतान पॉलिटेक्निक महाविद्यालय जयपुर का है, तो GPC जयपुर, वहाँ से आप जो है ये वेबसाइट है, इस पे जाके आप जो है फॉर्म भर सकते हो। फॉर्म डाउनलोड करना वहाँ से, ओरिजिनली भरेंगे आप हाथ से और जमा कराएंगे, तो ये प्रोसेस रहती है। अब देखिए, मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी जैसलमेर की ओर से विज्ञप्ति है, जहाँ पर महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता ANM के 50 पद हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको पता ही होगा कि चिकित्सा विभाग के जो भी संविदा कर्मी थे उनको स्थायी कर दिया गया। तो फिर अगर आपके पास पर्याप्त एक्सपीरियंस है, काफ़ी समय हो गया आपको लगे हुए, तो मैं समझता हूँ कि आपके स्थायी होने के चांसेस सबसे ज़्यादा हैं। बाकी जो आने वाले टाइम में ऐसे एक जो टेम्परेरी से स्थायी तक की जो नियमित तक की जो प्रोसेस है उसमें हिस्सा लेना चाहते हैं, तो देखिए इस ANM वाली इस भर्ती में फॉर्म भर दीजिए आप। मान्यता प्राप्त संस्थान से 10वीं या 12वीं उत्तीर्ण चाहिए।
और नर्सिंग काउंसिल में रजिस्ट्रेशन चाहिए, क्योंकि जो अपने मेडिकल फील्ड से होते हैं उनका वो नर्सिंग काउंसिल में रजिस्ट्रेशन चाहिए होता है। माध्यमिक शिक्षा का प्रमाण पत्र जिसमें आयु निर्धारण होता है, जिसमें वो लिखी होती है डेट वगैरह। जाति वर्ग में आरक्षण हेतु जो है आपका जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए, मूल निवास होना चाहिए, और विवाहित है तो फिर वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वाला जो विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र होता है वो आपका चाहिए होता है। तो ये सारी चीज़ें इसमें ज़रूरी हैं। और स्वयं हस्ताक्षरित जो आपको प्रस्तुत करना है आवेदन खुद के हस्ताक्षर करके, वो तो सारी चीज़ें पता ही है। तो ये सारी प्रोसेस है। बाकी फॉर्म वगैरह कैसे मिलेगा, वो मेडिकल जो अपने डिपार्टमेंट है उसका थोड़ा अलग भी प्रोसेस रहती है। तो इस विज्ञप्ति को आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ से पता चल जाएंगी। और बाकी आप संपर्क भी कर सकते हो मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी जैसलमेर में। तो जाहिर सी बात है कि वहीं के हो तभी वहाँ आवेदन करोगे, अब दूर तो कौन करता है इतनी छोटी बड़ी भर्तियों के लिए। तो आप वहाँ जाके और जानकारी ले सकते हो। तो इन सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ आपको जो है फॉर्म भरना है। और देखिए नहीं, जैसे मैंने आपको कहा भी कि आप चीज़ें अच्छे से पढ़ोगे, तो देखिए यहाँ लिखा हुआ है कि इस हेतु इच्छुक आवेदन करता दिनांक 21/12/2021 यानी कि 21 दिसंबर तक आप फॉर्म भर सकते हो, शाम 5 बजे तक, स्वास्थ्य भवन परिसर, डेडा आंसर रोड जैसलमेर में। ऑफलाइन निर्धारित प्रारूप में जो है आप, प्रारूप कौन सा रहेगा, जो फॉर्म है, जो फॉर्मेट है वो कहाँ से मिलेगा, वो वहाँ पर कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा है, उसके आधारित पर जो है आप आवेदन कर सकते हो। तो वहीं आपको एक बार जाना ज़रूर पड़ेगा। इसमें मेरे हिसाब से ऑनलाइन कोई वेबसाइट नहीं है, जैसे सामान्य अपनी जो हायर एजुकेशन है उसके संबंध में होती है। तो ये ज़रूर आप देख लीजिएगा, उसके अनुसार आप फॉर्म भर सकते हो। तो 50 पद हैं, तो मैं समझता हूँ कि आपके लिए बहुत ही एक अच्छी ये जो है अपॉर्चुनिटी है, अवसर है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अंतिम विज्ञप्ति की ओर। ये देखिए विज्ञप्ति है अपने संस्कृत शिक्षा राजस्थान जयपुर की ओर से, जहाँ पर विज्ञप्ति है वित्त विभाग की जो अनुमति वगैरह वो सारी होती है, आपको गेस्ट फैकल्टी के लिए पता ही है। अब देखिए संस्कृत महाविद्यालयों में सुचारू अध्ययन व्यवस्थार्थ गेस्ट फैकल्टी के रूप में परिपत्र के बिंदु संख्या 4 क के अंतर्गत जो ये सारी वो चीज़ें लिखी होती है कॉलेज लेक्चरर के लिए। तो देखिए इसमें उपलब्धता की शर्त के अधीन पात्र सेवानिवृत्त व्याख्याता, तो ये जो है वो रिटायर्ड जो अपने कॉलेज लेक्चरर हैं जो रिटायर हो चुके हैं 60 से 65 की एज वाले, वो इसमें फॉर्म भर सकते हैं। 20 दिसंबर इसमें लास्ट है। तो ये तो मैं समझता हूँ कि बेरोजगारों के लिए नहीं है ये चीज़ें, ये तो रिटायर वालों के लिए। लेकिन बाकी जो विज्ञप्तियाँ थी वो सारी आप बेरोजगार अभ्यर्थियों के लिए है, क्योंकि जनरल एजुकेशन में से जो रिटायर वाले हैं उनको निकाल दिया गया, उनको वहाँ नहीं लिया जाएगा। लेकिन संस्कृत एजुकेशन हो गई या टेक्निकल फील्ड हो गया, तो ये भी हायर एजुकेशन का ही एक पार्ट है, तो उसमें ज़रूर थोड़ा सा ही चांसेस रहता है। दोस्तों अब उन प्रश्नों के बारे में बात करते हैं जो मैंने लास्ट नाइट आपके कमेंट्स रिप्लाई किए, तो पता चले कि जो है जैसे आपको पता है चिकित्सा मंत्री हैं अपने राजस्थान के, उन्होंने ये घोषणा करी है कि समस्त संविदा कर्मी जो चिकित्सा विभाग में उनको स्थायी कर दिया जाएगा। बाकी भी अलग अलग जो फील्ड्स हैं, जैसे टेक्निकल, माफ़ कीजिएगा, जो एजुकेशन फील्ड हैं, या फिर जो अपने पंचायत वाले जो फील्ड रहते हैं, उनमें जो भी ग्राम पंचायतों वगैरह में लगे हुए ग्राम पंचायत सहायक वगैरह, उनको स्थायी करेंगे कि नहीं करेंगे, वो भी संविदा कर्मी हैं आखिरकार, तो उनको करेंगे या नहीं करेंगे। तो इस संबंध में सरकार ने जो है कमेटी बनाई हुई है, जल्दी इसके रूल्स वगैरह भी निकाल लेगी, तो उसके अकॉर्डिंग आगे की सारी प्रोसेस दोस्तों रहेगी। तो संविदा कर्मियों के लिए मैं समझता हूँ कि ये कुछ अच्छे दिन जो है वो कहे जा सकते हैं। आंदोलन भी चल रहे हैं इस दौरान, तो उनको स्थायी करने के चांसेस। अब बात करते हैं विद्या संबल योजना के अंतर्गत जो अपनी गेस्ट फैकल्टी लगती है, असिस्टेंट प्रोफेसर लगते हैं, या फिर जो आवासीय विद्यालयों में जो टीचर्स लगते हैं, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, तो उनके बारे में बात करें तो देखिए दोस्तों ये जो अभी योजना है वो अभी बिल्कुल नए प्रारूप में अभी ही आई है। हालांकि गेस्ट फैकल्टी कोई नई चीज़ नहीं है, बट विद्या संबल योजना नई चीज़ है। तो 1 साल से भी इसको कम समय हुआ, तो देखिए जब आप लंबा सा एक्सपीरियंस लोगे, आप जो ये योजना जो है वो बहुत साल चलेगी, 1 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल, तब जाके उसमें एक चांसेस मेरे अनुसार रहेगा कि उसमें स्थायीकरण का कोई अवसर होगा। हालांकि देखिए गवर्नमेंट के घर में कभी भी कोई कमी नहीं है, सरकार के घर में कभी भी कोई पैसों की कमी नहीं है। हाँ ठीक है, लोन वगैरह रहते हैं, सारी चीज़ें, बट एक अभ्यर्थी 45,000 लेकर लगेगा, या पूरे ऑल ओवर राजस्थान में अगर 500 अभ्यर्थी लग जाएंगे या 1000 लग जाएंगे या नहीं लगेंगे, तो उससे राजस्थान सरकार को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। एक अभ्यर्थी के रूप में, एक बेरोजगार के रूप में जो है आपको 45,000 बहुत बड़े लगते होंगे कि 45,000 रुपये दे रही है गवर्नमेंट, लेकिन ओरिजिनली वो इतने बड़े नहीं हैं। आज के समय में थर्ड ग्रेड भी 45,000 उठा रहे हैं, तो वो आप समझिए। लेकिन देखिए अब इसमें कई सारे जो स्थायी भर्ती की तैयारी करने वाले अभ्यर्थी है वो ये ज़रूर कहते हैं कि सर विद्या संबल योजना के कारण हमारी जो है वो पोस्ट कम हो रही है, ऐसा हो रहा है। देखिए ऐसा तो कुछ नहीं है, क्योंकि विद्या संबल योजना के अंतर्गत जो
आवेदन करते हैं तो उसमें पूरा लिखा होता है, सारे रूल्स वगैरह दिए होते हैं उसमें, पूरे एक फॉर्मेट है उसमें दिए होते हैं घोषणा पत्र में कि मैं कभी भी स्थायी करने की डिमांड नहीं करूंगा। सरकार कर दे वो एक अलग बात है, लेकिन मैं नहीं करूंगा। मैं मतलब जो अभ्यर्थी फॉर्म भर रहा है वो तो, और उसमें ये भी लिखा है कि जैसे ही स्थायी फैकल्टी आ जाएगी, जैसे ही परमानेंट वाले असिस्टेंट प्रोफेसर या कॉलेज लेक्चरर्स आ जाएंगे, तो फिर आपको जो है आपके पद से हटा जाएगा यथा स्थिति, मतलब उसी समय हटा दिया जाएगा। आप ऐसे नहीं कहोगे मेरा महीना पूरा हो जाए, मेरा कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो जाए, तो ऐसा नहीं है। तो न तो स्थानांतरण हो सकता है, न प्रमोशन हो सकता है। और जो स्थायी फैकल्टी आएगी, परमानेंट वाले कॉलेज लेक्चरर असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती होकर आएंगे नए, तो फिर आपको जो है हटाया जाएगा। उसमें फिर आपको एक तरीके से रोकने का कोई अवसर, या आप कहोगे मैं रुकूँ कि नहीं, ऐसा नहीं होगा। तो 2 पद है, एक पे आप रह सकते हो और एक पे जाएगा, तो एक पे वो नया आ सकता कोई भी। लेकिन अगर एक ही पद है, जैसे कोई इतिहास का कोई कॉलेज लेक्चरर लगा है इसमें विद्या संबल में, और जैसे ही परमानेंट वाली जो फैकल्टी आएगी ट्रांसफ़र होके या नई भर्ती जो भी चल रही है उसके माध्यम से, तो फिर आपको हटना पड़ेगा। तो 2 पोस्ट है तो ठीक है, एक पे रह सकते हो, नहीं तो फिर एक पोस्ट है, एक पे अगर परमानेंट वाला आ जाए कॉलेज लेक्चरर तो फिर आपको हटना पड़ेगा। तो देखिए, स्थायी भर्ती वालों के लिए विद्या संबल योजना कभी भी रोक नहीं बन रही। हाँ, जो समितियों वाला जो सिस्टम है, जिसमें कुछ एक ऐसी समितियां बना के कमिटीज़ गठित करके उनके अंतर्गत जो है कॉलेज दे दिए जाते हैं, तो वो ज़रूर पोस्ट ख़त्म करते हैं। और राजस्थान में तकरीबन आई थिंक 70 कॉलेजेस में 700 की तकरीबन पोस्ट हैं, वो ख़त्म हो चुकी। मैंने एक वीडियो में आपको बताया था कि समितियां जो है वो अपने बेसिस पे लेती हैं, उसमें कोई भी असिस्टेंट प्रोफेसर परमानेंट वाला जो 70 80 90 हज़ार रुपये लेता, वो कभी वहाँ नहीं जा सकता। तो ओरिजिनली जो पोस्टें ख़त्म हो रही है वो समितियों वाले जो मामले हैं, कॉलेज विकास समिति वगैरह ऐसे नाम होते हैं अलग अलग, तो उसके बेसिस पे जो है वो चीज़ें ख़त्म होती है। हालांकि जो विकास समिति होती है वो तो क्या है कि विकास संबंधी पूरा जो धन है वगैरह जो सारी चीज़ें मैनेज करती हैं, बट उसी प्रकार की कुछ एक समितियाँ होती हैं जो बनाई जाती हैं, और उसी के बेसिस पे जो है क्या होता है कि वो 4500 5000 9000 10,000 में एक तरीके से प्राइवेट कॉलेज कैसे रखते हैं कॉलेज लेक्चरर, ठीक वैसे उसी बेसिस पे रखते हैं। तो इसीलिए वो ज़रूर आपके पद ख़त्म करते हैं स्थायी भर्ती के, लेकिन जो अपने विद्या संबल योजना है ये कभी पद खत्म नहीं करते, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है स्पष्ट नियमों में, आप कभी पढ़िएगा। नहीं तो रूल्स के संबंध में मैंने एक अलग वीडियो बना रखा है, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा। वहाँ स्पष्ट लिखा हुआ है कि आपके जो अभी ज्वाइनिंग है वो तब तक रहेगी या तो सत्र खत्म हो जाए, या जैसे ही गेस्ट फैकल्टी आएगी, तो चाहे आपको भले 2 दिन भी हुए हैं लगे हुए, तो भी आपको हटना पड़ेगा, वहाँ आपको पद खाली करना पड़ेगा। क्योंकि ये जो ओरिजिनली जो पद है वो स्थायी भर्ती वालों के लिए हैं, जो ये टेम्परेरी जो संविदा कह दीजिए, विद्या संबल कह दीजिए, गेस्ट फैकल्टी कह दीजिए, अतिथि शिक्षक कह दीजिए, तो इन सब के लिए नहीं है। तो बिल्कुल मैं समझता हूँ स्थायी भर्ती की जो तैयारी कर रहे हैं उनको बिल्कुल तैयार रहना चाहिए, और जो इस भर्ती में सिलेक्ट हो गए मतलब विद्या संबल में, उनको भी तैयारी करते रहना चाहिए ताकि वो भी स्थायी बने और फिर उनको कोई हटा नहीं पाए। और बाकी फ़िलहाल तो देखिए नियमित करने का कोई है नहीं, मुझे सरकार में कोई ऐसा अवसर नज़र नहीं आ रहा। बाकी सरकार चाहे तो कर सकती है। कई सारे बच्चों की बात शायद बुरी भी लगे, सर स्थायी का आप क्यों कह रहे हो। देखिए मैं नहीं कह रहा, ऐसा हुआ है इतिहास में, और एक नहीं कई बार हुआ। जैसे एक एग्जाम्पल आपने चिकित्सा विभाग का देखा, अब कई सारे बच्चे कहेंगे सर एजुकेशन डिपार्टमेंट का बताओ, तो मैंने आपको कई सारी बार बताया है, आज से तकरीबन 1.5 या 2 दशक पहले एक योजना चली थी, राजीव गांधी पाठशाला, जिसको रागापा बोलते थे। तो उस रागापा यानी कि राजीव गांधी पाठशाला के अंतर्गत जो भी व्यक्ति कोई ज़मीन देता था, तो उस ज़मीन देने वाले या उसके आसपास उसके राजस्व गांव के किसी व्यक्ति को, जो चाहे 10वीं पास भी होता था चाहे 12वीं भी होता था, उसको ले लेते थे, उसको वहाँ पे जो है परमानेंट टीचर नियुक्त कर देते थे। शुरुआत में संविदा कर्मी कहा गया, फिर उनको धीरे धीरे स्थायी करते हुए आज आप यकीन मानिए मुझे कई सारे शिक्षक ऐसे मिलते हैं, तो वो कहते हैं कि मैंने कहा कितनी आपकी पेमेंट है, तो वो कहते हैं कि जो है हमारी पेमेंट 70,000 है। आप बिलीव करिए, ऐसे लोग जो 10वीं सप्लीमेंट्री पास हैं, वो भी एक नहीं 2 3 सब्जेक्ट्स में, 3 में तो फेल हो जाते हैं, 2 में हैं, और जो 10वीं करने में भी उनको कम से कम 2-3 साल लगे, बार बार फेल होके और आखिर में सप्लीमेंट्री दे के पास हुए, उनको गवर्नमेंट में सेलेक्ट कर दिया गया राजीव गांधी पाठशाला वाले मैटर में। और उनके बाद उनको गवर्नमेंट नहीं सरकार ने उनको BSTC BEd वगैरह जो भी उस टाइम, जैसे पहले से 5वीं है तो फिर BSTC चाहिए, तो उन्होंने सरकार ने अपने खर्चे पे उनको BSTC करवाई, उनको टीचर की ट्रेनिंग कराई। आज सोचिए वो 70,000 रुपये, मतलब 68,000 ओरिजिनली, मैं यहाँ पे नाम नहीं लूँगा किसी शिक्षक का, मेरे गांव के शिक्षक हैं वो लगे हुए हैं, वो 68,000 रुपये ले रहे हैं। यकीन मानिए उनको जो है वो 10वीं भी पास करने में 3 साल लगे था। आप समझिए बात को। तो ऐसा कहीं भी नहीं लिखा हुआ कि सरकार नहीं कर सकती। हाँ, आप डिमांड नहीं कर सकते, आप कोर्ट में नहीं जा सकते कि बस मुझे गेस्ट फैकल्टी रखा 1 साल, अब मुझे परमानेंट कर दो, आप नहीं कर सकते, मतलब अभ्यर्थी नहीं कर सकते, लेकिन सरकार चाहे तो परमानेंट कर सकती है।
विकल्प सारे खुले हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि आप गेस्ट फैकल्टी पर ध्यान केंद्रित करो, परमानेंट भर्ती की तैयारी मत करो, बिल्कुल करो, लेकिन सरकार चाहे तो आपको निकाल सकती है, वैसे सरकार चाहे तो आपको नियमित भी कर सकती है। ठीक है, वेतन कम रहेगा, एक्सपीरियंस बेस पर आपका उस लेवल में वेतन होगा, उसके समानांतर आपको सुविधाएं नहीं मिलेंगी, भत्ते नहीं मिलेंगे, उतने ज़्यादा नहीं मिलेंगे, कम मिलेंगे, वो सब बातें मैं मानता हूँ, बट नियमित करना सरकार के लिए कोई टेढ़ा काम नहीं है। चिकित्सा विभाग में किया जा सकता है, राजीव गांधी पाठशाला वाले मैटर में किया जा सकता है, तो इसमें भी किया जा सकता है, आप यकीन मानिए। बाकी फिलहाल तो देखिए, अभी कभी आप कहो कि मैं कल लगा हूँ आज परमानेंट कर दें, देखिए ऐसा तो नहीं होगा, समय लगेगा, हर चीज़ को समय लगता है, तो समय के अकॉर्डिंग आप चलिए। और बाकी आप बीएड हैं तो फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड की तैयारी करिए, और अगर आप नेट हैं, पीजी और नेट हैं, और कोई बीएड वगैरह नहीं है, बीएसटीसी वगैरह, तो फिर आप जो है अपने इसकी कॉलेज लेक्चरर की अगली भर्ती आ रही है, 1 साल के अंदर अंदर एग्जाम है, तो बिल्कुल आप उसकी तैयारी करिए, 6 महीने के अंदर विज्ञप्ति वगैरह जारी होने की संभावना है। बाकी मैं अपडेट्स आप तक लेकर हाजिर होता रहूँगा, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद, नमस्कार।